सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत पढ़ रहे थे वर्ण, शब्द, और आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं वाक्यों के विषय में। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि सबसे पहले वर्णमाला में अक्षर आते हैं, फिर इन्हीं अक्षरों से हम क्या करते हैं, शब्द बना लेते हैं। फिर ये मिला करके हमने क्या बना लिया, इस तरीके से शब्द बना लिया। अब इन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं, वाक्यों में करते हैं। जैसे कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले वर्णों को पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा, स्वर, व्यंजन, उनके भेद पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोगों ने शब्द, फिर शब्दों के कितने भेद होते हैं अलग अलग, हमने उसको भी पढ़ लिया पिछली वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम वाक्य पढ़ेंगे या सेंटेंसेस। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं कोई भी भाषा तो हम वर्णमाला सिखाते हैं। वर्णमाला के बाद जब बच्चों को अक्षर ज्ञान हो जाता है, फिर उन्हें हम अक्षरों से मिला करके शब्द बनाना सिखाते हैं। और जब बच्चे शब्द बनाना सीखते हैं, फिर उन्हीं शब्दों से हम वाक्य बनवाते हैं उनसे। तो इस तरीके से जो वाक्य है, आज की इस वीडियो में आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए, भाषा की प्रथम इकाई वाक्य होती है। भाषा का प्रारंभ शब्दों से ना होकर वाक्यों से होता है। जैसे यदि बालक पानी कहता है तो उसका तात्पर्य है मुझे पानी दो। जो बालक है वह भाषा को पूरा नहीं बोल पाता है, फिर भी वह एक शब्द से ही अपना पूरा सेंटेंस अपने माता पिता को, अपने बड़ों को बताता है। अगर वह पानी कहता है, इसका मतलब उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसी प्रकार अगर बच्चा भूख कहता है तो उसका तात्पर्य है मुझे भूख लगी है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उनसे भावों और विचारों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति या स्पष्ट रूप से भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जा सके, तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य एक शब्द से लेकर के 10 से 20 शब्दों का समूह हो सकता है। जैसे कि राम के साथ सीता भी वन को गई। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस तो आप सभी लोगों को पता ही है कि शब्दों का सार्थक समूह होता है जो मिल करके कोई ना कोई भाव प्रकट करता है, कोई ना कोई विचार प्रकट करता है स्पष्ट रूप से। तो वही क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। तो वाक्य शब्दों से मिल करके बने होते हैं। अगर परिभाषा आएगी तो बहुत इजी वे में आप इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे वाक्यों के गुण या वाक्यों के तत्व। 2017 में ये पूछा गया है कि वाक्यों के कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से तत्व होते हैं हिंदी भाषा में। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सार्थकता। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बताया है कि जो वाक्य होता है वो क्या होता है, सार्थक होता है। सार्थक शब्दों का प्रयोग इसमें हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ निरर्थक शब्द भी अगर आ गए एक वाक्य में तो वह भी क्या कर देते हैं, वह निरर्थक शब्द भी उस पूरे वाक्य के साथ क्या हो जाते हैं, सार्थक बन जाते हैं। जैसे कुछ निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे कि बकबक, ये क्या है, एक निरर्थक शब्द है। लेकिन जब इसको हमने एक सेंटेंस में यानी कि एक वाक्य में इसको हमने वाक्य प्रयोग कर लिया, जैसे कि बकबक क्यों कर रहे हो, तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि शोर मत करो या बकबक क्यों कर रहे हो। तो बकबक का तो कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन जब बकबक क्यों कर रहे हो हमने ये पूरा सेंटेंस बोला, तो यह बकबक भी क्या हो गया, इसका भी कोई ना कोई अर्थ हो गया। तो निरर्थक शब्द बकबक है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग किया गया तो एक सार्थक वाक्य बन गया। तो इस तरीके से वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं जिससे वे कुछ अर्थपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हमने बकबक को इस वाक्य में प्रयोग किया, बकबक क्यों कर रहे हो, तो स्पष्ट हो गया कि किसके बारे में या किसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो निरर्थक शब्द होते हैं एक दो, अगर वह वाक्य प्रयोग में आते हैं तो वह भी क्या बन जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए योग्यता। दूसरा क्या है, योग्यता। तो योग्यता का अर्थ है शब्दों का उचित गुण। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जो वाक्य है उसमें क्या होना चाहिए, उचित गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए, शब्दों का, क्योंकि शब्दों से ही मिलकर के तो वाक्य बने होते हैं। तो जो
वाक्य होना चाहिए, उसमें शब्दों में गुण होना चाहिए, जैसे कि घोड़ा पानी खाता है। यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि पानी खाने की चीज नहीं है। वाक्य को इस प्रकार हम कह सकते हैं, घोड़ा पानी पीता है। तो जो वाक्य है उसमें सही शब्दों का चयन करना भी बहुत जरूरी है। अब घोड़ा पानी खाता है, पानी को खाया तो जाता नहीं है, पानी को पिया जाता है ना। तो इस तरीके से इसका भी ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर बहुत जरूरी है, उसे उसी जगह पर यूज करना है। तो शुद्ध शब्द जो है घोड़ा पानी पीता है। अब इसके बाद देखिए वाक्य में क्या होनी चाहिए, आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब क्या है? आकांक्षा का आशय है कि वाक्य के शब्द अथवा पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाला हो। यानी कि जो वाक्य के शब्द हो वह पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाला हो। जैसे कि कृष्ण मथुरा जाते हैं। अब कृष्ण मथुरा जाते हैं, ये तो पता चल गया कि हाँ वो मथुरा पहुंच गए। अब मथुरा पहुंच के वो क्या क्या करते हैं, ये क्या हो जाता है, ये हमारे अंदर ही एक एक्साइटमेंट आती है कि वो वहां जाकर के क्या क्या करते हैं, किस तरीके से वहां रहते हैं। तो ये सभी चीजें क्या होती है, हम सिर्फ एक सेंटेंस को बोलते हैं, लेकिन सहज ही क्या होता है उसमें, उसके अंदर हमें जिज्ञासा लगती है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक उत्कंठा उत्पन्न होने लगती है हमारे अंदर कि अगर श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तो उसके बाद वह वहां क्या क्या करते हैं। तो इस तरीके से जो वाक्य होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, जिज्ञासा भी होना चाहिए। तो इस तरीके के वाक्यों को पढ़ने में भी क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद देखिए वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं समझना है आपको। उद्देश्य मतलब कर्ता, और कर्ता को छोड़ करके जितने भी शब्द होते हैं वह सब क्या हो जाएंगे, विधेय। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट ये उद्देश्य होता है, या फिर हम ये कहें कि कर्ता जो काम को करता है, और विधेय ये क्या हो गया, और जितने भी शब्द बचेंगे उसके बाद उस वाक्य में वो सब विधेय हो जाएंगे। जैसे कि गीता गाना गा रही है, तो ये जो गीता है ना ये उद्देश्य हो गया, और हरी गेंद खेलता है यह उद्देश्य हो गया। बाकी गाना गा रही है, गेंद खेलता है, यह हो गया विधेय। तो आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य से तात्पर्य कर्ता से होता है। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ गाना कौन गा रहा है, गीता गा रही है। गेंद कौन खेल रहा है, हरि खेल रहा है। तो इस तरीके से जो उद्देश्य होता है उसका तात्पर्य कर्ता से होता है। तो इन वाक्यों में गीता और हरि क्या उद्देश्य है। अब विधेय देखिए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में गाना गाती है और गेंद खेलता है क्रमशः गीता व हरि के बारे में कहे गए हैं, अतः क्या है, विधेय हैं। तो विधेय जो भी सब्जेक्ट से यानी कि जो भी उद्देश्य से छूटता है वह विधेय में आ जाता है। तो गाना गाती है और गेंद खेलता है, यह क्या हो गया, विधेय हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के अंग देखने के बाद अब हम वाक्यों के प्रकार देखेंगे। तो देखिए हिंदी भाषा में वाक्यों में कई दृष्टियों से भेद किए जा सकते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर, व्याकरण व बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को पढ़ा भी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वही सारी चीजें यहाँ पर हिंदी में दी गई हैं। तो आपको बहुत आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हरि आगरा गया, हरि कहाँ गया, आगरा गया। कोई ना कोई बात हो रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है। तो इस तरीके से जो विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य होते हैं इसमें किसी बात के होने का बोध होता है। ठीक है। अब देखिए जो निषेधवाचक वाक्य या जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नॉट या नहीं या न की भावना होती है। तो जिस बात में किसी बात के ना होने का आभास
मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हरि आगरा नहीं गया, हरि आगरा नहीं गया। तो नहीं, जिस भी वाक्य में नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा देने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक शब्द। जैसे कि खाना खाओ, खेलने जाओ, दरवाजा बंद करो। इस तरीके से कोई ना कोई आज्ञा इसमें या कोई ना कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो आज्ञा सूचक वाक्यों में। अब इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य आता है। अब इस प्रश्नवाचक वाक्य को आपको बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से पता है कि जिस भी सेंटेंस में हमको ये चिन्ह दिख गया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा प्रकट होती है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई डाउट है आपके अंदर, आप किसी से पूछ रहे हो, तो क्या लगता है वहां पर? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या तुम आगरा जाओगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लग जाता है। इसके बाद आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे यह क्या किया, अरे राम चला गया। इस तरीके से आप देखिए इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है। और विस्मयादिबोधक जो वाक्य हैं उनको पहचानने की ट्रिक आपको पता ही, जहां पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको दिखेगा इस तरीके से एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदु, वर्टिकल लाइन है उसके नीचे एक इस तरीके से एक बिंदु, और यह हो गया विस्मयादिबोधक चिन्ह का साइन। अब देखिए इसके बाद इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है, जैसे कि ईश्वर तुम्हें शीघ्र उन्नति दिला दे, काश इस बार तुम पास हो जाओ। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है? अपनी इच्छा प्रकट की जाती है। ईश्वर करें तुम्हारी जॉब लग जाए, इस तरीके से। ईश्वर करें तुम हमेशा खुश रहो, इस तरीके से। यहाँ पर अपने मन की इच्छा जब प्रकट की जाती है इन शब्दों में, तो ये क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद देखिए संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में किसी प्रकार की संदेह की भावना छिपी हो, जैसे कि हो सकता है कि हरि मुझे कानपुर में मिल जाए। यानी कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है, संदेह है। हरि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एक संदेह छिपा हुआ है। इसी प्रकार शायद रुपए अलमारी में रखे हों। कोई रुपए ढूंढ रहा है तो वो सोच रहा है कि शायद मैंने अलमारी में रुपए रखे हों, शायद रुपए अलमारी में रखे हों, कंफर्म नहीं है। तो यह क्या है? संदेह सूचक है। यानी कि डाउट वाले वाक्य होते हैं जिनमें डाउट होता है, तो डाउटफुल सेंटेंस होते हैं ये। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है? डाउट होता है। इसके बाद देखिए संकेतार्थक वाक्य। तो संकेत यहाँ पर होता है जिन वाक्यों में किसी भाव का केवल संकेत होता है और उसके साथ कोई भी शर्त लगी रहती है उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि संकेत किया जाता है किसी की तरफ। जैसे कि यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पर यह बताया गया है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तो यह क्या किया जा रहा है? संकेत। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत से ही सफलता। तो मेहनत किसकी तरफ संकेत कर रहा है? सफलता की तरफ। ऐसे मोहन वहां होगा तो जरूर मिलेगा। अगर वहां होगा तभी तो मिलेगा, तो वहां होगा तभी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी संकेत बताया जा रहा है। तो ये संकेतार्थक वाक्य भी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने वाक्य पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े, इसके बाद वाक्यों के प्रकार अभी हमने पढ़ा है केवल अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर, व्याकरण या बनावट के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से आप लोग पूरा वाक्य कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो गई आप लोगों की। इसके बाद आप लोगों ने शब्दों के प्रकार पढ़ लिया, फिर वाक्यों के प्रकार भी कल खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये कल की वीडियो में या अगली वीडियो में इसके बाद जो आएगी उसमें समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू होने से पहले ही
आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स को, ताकि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो आपके सभी कॉलेज के फ्रेंड्स भी आपके साथ ही उस वीडियो को देखें, पढ़ें। तो जब साथ-साथ आप लोग पढ़ोगे, साथ-साथ कमेंट करोगे, आपको समझ में आ रहा है और भी सारी चीज़ें डिस्कस करोगे आप लोग, तो आपको क्लास पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपके ही भाई-बहन, आप ही के क्लास के क्लासमेट आपके साथ बैठ कर के पढ़ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, जिससे आप लोग सभी लोग साथ में पढ़ाई करें। जब जब कई सारे फ्रेंड्स साथ में पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने ग्रुप में वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दिया करें, वीडियो के शुरू होने से पहले ही। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे प्रशिक्षु कन्फ्यूज़ हैं कि वीडियो कब आती है, तो एक वीडियो आती है फर्स्ट पेपर की सुबह के 11 बजे और दूसरी वीडियो आती है शाम को 6 बजे। तो याद रखिएगा, सुबह के 11 और शाम के 6 बजे, ठीक है? और दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ही जाइएगा वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देख पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।